बच्चों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और खूब मेहनत से अपनी तैयारी में लग गए होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 अध्याय 5, ठीक है, जो है समांतर श्रेणी। इसको इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोविजन। क्या होता है समांतर श्रेणी, किस टाइप के हम लोग इसमें क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलते हैं, अपनी जर्नी यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब चलेंगे तो सबसे पहले हमें समांतर श्रेणियां हमें समझने से पहले हमें एक शब्द यहाँ पे लिखा हुआ अनुक्रम। अनुक्रम इंग्लिश में कहते हैं इसको सीक्वेंस। क्या होता है अनुक्रम, इसके बारे में पहले चर्चा करते हैं, फिर हम लोग समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे पूरी डिटेलिंग के साथ आपको पढ़ाई जाएगी ये एग्जाम्पल के सहित कौन सी श्रेणी है, कब श्रेणी बनती है। श्रेणी पे पहुंचने से पहले हम लोग पढ़ेंगे अनुक्रम। जब तक अनुक्रम नहीं समझेंगे तब तक श्रेणी का कॉन्सेप्ट क्या होता है आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो बात करें यहाँ पे अनुक्रम क्या होता है, संख्याओं का एक समूह जिसको निश्चित क्रम में रखा जाता है अनुक्रम कहलाता है। क्या है कि संख्याओं का कोई भी संख्या है उनके एक समूह को एक निश्चित क्रम में या एक निश्चित नियम के द्वारा अगर हम रख दें तो वो क्या कहलाता है, अनुक्रम कहलाता है। जैसे अगर उदाहरण की बात करें तो यहाँ पे लिखा है संख्याएं 1, 5, 7, 12, 16 डॉट 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 डॉट, ये एक अनुक्रम है। यानी कि ये संख्याओं का ऐसा क्रम है, जो संख्याओं का ये ऐसा समूह है जिसको निश्चित क्रम में रख दिया गया। निश्चित का मतलब यहाँ पे जो भी संख्याएं हैं वो बढ़ते हुए क्रम में लिखी हुई है। यानी कि इसको हम यहाँ पे कह सकते हैं ये कैसी संख्या है, आरोही क्रम में। यानी कि जब किसी संख्याओं को हम निश्चित क्रम में रख दें तो वो बनता है अनुक्रम। जैसे अगर बात करें, यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं और लिख देता हूँ। अगर ये होता 1, फिर होता 7, फिर होता 5, फिर होता 16, फिर होता 12, तो ये क्या अनुक्रम है? ये अनुक्रम नहीं है भैया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे संख्याओं का कोई भी निश्चित क्रम नहीं है। जबकि यहाँ पे संख्याओं का एक निश्चित क्रम था। क्या था कि यहाँ पे जो संख्याएं हैं वो बढ़ते हुए क्रम में थी, इसलिए आरोही क्रम में लिखी हूं या अवरोही क्रम में लिखी हूं, तभी ये अनुक्रम है, अदरवाइज अनुक्रम नहीं है। तो श्रेणी समझने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा अनुक्रम। तो ये है अनुक्रम की परिभाषा, ये है अनुक्रम का एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग और क्लियर करेंगे यहाँ पे चीजों को। अगर किसी बच्चे का कोई भी डाउट हो तो तुरंत आप लोग कमेंट करके बताइएगा। फिर बात करें, ये हमारे पास संख्याएं हैं 3, 6, 9 डॉट डॉट डॉट, ये भी अनुक्रम बनाती है क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक संख्या जो है 3 के गुणज के रूप में बढ़ती हुई श्रृंखला में रखी गई है एक विशेष नियम के द्वारा। कि पहली संख्या में लगातार हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अगर कोई नंबर 1 होगा, यहाँ पे कोई नंबर 1 के बाद 2 होगा, फिर 3 होगा, तो लगातार इसमें क्या किया गया, 3 से गुणा करके एक अनुक्रम बनाया गया। तो 3 से इसमें गुणा की, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, फिर 3 चौक 12, लगातार एक निश्चित क्रम में संख्याएं आ रही है, यानी कि ये क्या है, अनुक्रम है। ठीक है, फिर बात करें और लिखा हुआ है 1, 6, 36, 216 डैश, ये भी अनुक्रम बनाती है क्योंकि प्रत्येक संख्या को 6 से गुणा किया गया है। तो अगर बात करें, पहले 1 था, फिर 1 को 6 से गुणा किया 6 आया, फिर 6 को 6 से किया 36, फिर 36 को 6 से किया 216, इसी प्रकार 216 को 6 से गुणा करेंगे, ये भी एक अनुक्रम बनाएगा। फिर बात करें इसके आगे, इसमें क्या लिखा है, अनुक्रम की प्रत्येक संख्या अनुक्रम का पद कहलाती है। जैसे अब बात करें यहाँ पे, ये अनुक्रम की प्रत्येक संख्या अनुक्रम का पद कैसे कहलाती है, इस चीज को भी जरा ध्यान से समझिए। यानी कि अगर बात करें, ये अनुक्रम का पहला पद है, ये अनुक्रम का दूसरा पद है, ये अनुक्रम का तीसरा पद है। यहाँ पे ये अनुक्रम का पहला, ये अनुक्रम का दूसरा, ये अनुक्रम का तीसरा, ये अनुक्रम का चौथा पद है। यानी कि अनुक्रम की प्रत्येक संख्या उसका एक क्या कहलाती है, पद कहलाती है। जैसे बात करें, हमारे पास एक अनुक्रम है A1, A2, A3 डॉट 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 AN। ठीक है, ये हमने इस टाइप से लिख दिया कि A1, A2, A3 डॉट डॉट डॉट, कहां तक जाएंगे संख्या n तक। तो A1 क्या होता है, प्रथम पद अनुक्रम का, A2 क्या होता है, दूसरा पद अनुक्रम का, A3 क्या होगा, तीसरा पद, और nवां पद क्या होगा, AN। इसी nवां पद को हम लोग कहेंगे अनुक्रम का व्यापक पद। इसी nवें पद को हम लोग कहेंगे अनुक्रम का व्यापक पद। अब इसके आगे चलते हैं, इसके आगे क्या है, श्रेणी। अब क्या होता है अनुक्रम, हमने जाना अनुक्रम क्या होता है, संख्याओं को किसी निश्चित क्रम में हम लोग व्यवस्थित करके रख दें या लिख दें। संख्याओं के समूह को निश्चित क्रम में अगर हम व्यवस्थित करके लिख दें तो वो क्या कहलाता है, अनुक्रम। भले ही उसमें कोई भी पैटर्न फॉलो ना हो। जैसे पैटर्न का मतलब ये है कि हमने यहाँ पे संख्या लिखी थी, जैसे 1 लिख दिया, फिर 3 लिख दिया, फिर हमने 6 लिख दिया, फिर मान लो 8 लिख दिया,
दिया, फिर हमने मान लो सीधे 12 लिख दिया, तो ये संख्या आरोही क्रम में व्यवस्थित की गई थी, बढ़ते हुए क्रम में लिखी थी, लेकिन इनके बीच में अगर बात करें कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं था। यहाँ पे 2 का अंतर था, जबकि यहाँ पे 3 का, फिर यहाँ 2 का, यहाँ 4 का, कोई भी बीच में पैटर्न फॉलो नहीं था, लेकिन ये क्या था, अनुक्रम था। अब बात करते हैं श्रेणी। श्रेणी किससे बना है? श्रेणी अनुक्रम के आगे जो अगले का स्टेप है वो होता है श्रेणी। फिर श्रेणी की जरूरत क्यों पड़ी? फिर मैंने क्या कहा, अगर हम अनुक्रम का मतलब संख्याओं को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करके लिख दें, ये अनुक्रम है। अब यही अगर व्यवस्थित क्रम में अगर हम लिख दें और उसमें भी हम कोई नियम लगा दें, जैसे व्यवस्थित क्रम में आप लिखो, लेकिन प्रत्येक संख्या के बीच आप किसी निश्चित संख्या का अंतर ले लें, ठीक है, निश्चित संख्या को जोड़ जोड़ के लिखते हुए चले जाए, या निश्चित संख्या से गुणा करके लिख दें, या निश्चित संख्या से भाग करके लिख दें, तो यही अनुक्रम क्या होता है? श्रेणी होता है। फिर श्रेणी के भी प्रकार हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले देख लेते हैं क्या, एक ऐसा अनुक्रम जिसमें पदों को कुछ विशेष नियमों के साथ लिखा जा सके, श्रेणी कहलाता है। यानी कि एक ऐसा अनुक्रम जिसमें पदों को कुछ विशेष नियमों के साथ लिखा जा सके, क्या कहलाता है? श्रेणी। तो अभी मैंने जो आपको एग्जाम्पल बताया था क्या, कि अनुक्रम अगर जिसको एक विशेष पैटर्न के द्वारा हम लोग लिखें, जैसे अगर यहाँ पे बात करें तो हमारे पास था 1, 1 के बाद हमने क्या लिखा, 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे हमने 2 जोड़ दिया था एक में, फिर यहाँ पे भी हमने क्या किया, 2 जोड़ दिया, फिर यहाँ पे भी हमने क्या किया, 2 जोड़ दिया। तो कहने का मतलब ये है कि अनुक्रम में एक विशेष हमने नियम यहाँ पे दे दिया कि प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ दिया, 2 जोड़ दिया। तो यही अब जो नया पैटर्न बना, यही अनुक्रम हमारा किसमें बदल गया? श्रेणी में। ठीक है, श्रेणी में बदल गया। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अगर अब भी नहीं समझ में आया तो एक एग्जाम्पल को लेते हैं। जैसे हमारे पास है अनुक्रम, ये अनुक्रम है 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11 डॉट डॉट डॉट, एक श्रेणी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए 5 के बाद हमने देखा कि यहाँ पे संख्या जुड़ी है 2, तब 7 आया। 7 के बाद फिर हमने देखा कि एक संख्या जुड़ी है 2, फिर 9 आया। फिर 9 के बाद एक संख्या जुड़ी है 2, फिर हमारे पास कितना आ गया? 11। तो हमने ये देखा कि ये अनुक्रम जो है, ये इसपे एक हमने क्या किया, प्रत्येक संख्या में 2-2 जोड़ते हुए चले गए। तो ये अनुक्रम हमारा किसमें बदल गया? श्रेणी में। क्या है श्रेणी? ऐसा अनुक्रम जिसमें कुछ विशेष नियमों के साथ हम लोग पदों को लिखते हैं, वही हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाता है? श्रेणी। जबकि ये अनुक्रम जो है ये श्रेणी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 के बाद यहाँ पे कितना का अंतर है? अगर यहाँ पे बात करें 3 के बाद 7 का है, फिर यहाँ पे 10 के बाद कितने का है? 8 का है, फिर 8 के बाद फिर 3 का है, ठीक है, 18, 3, 21, फिर कितने का है? फिर यहाँ पे आपका 14 का है। तो आप लोग यहाँ पे देखिए क्या प्रत्येक संख्या के बीच एक निश्चित संख्या का अंतर है? क्या कोई निश्चित संख्या से गुणा हो रही है? क्या किसी निश्चित संख्या को जुड़ रही है? यहाँ पे तो 7 जुड़ रहा था, फिर उसके बाद 8, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 14। ये इसलिए ये अनुक्रम जो है श्रेणी नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। फिर हमने क्या कहा, यहाँ पे एक नोट हमने लिख दिया, इसी बेस पे नोट लिख दिया क्या, कि सभी श्रेणियां अनुक्रम होती हैं। यानी कि ये श्रेणी में लिखा था, इसको हम अनुक्रम कह सकते हैं, लेकिन इस अनुक्रम को हम लोग श्रेणी नहीं कह सकते, ऊपर वाले अनुक्रम को हम लोग श्रेणी कह सकते। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी भी श्रेणियां हैं वो अनुक्रम होती हैं, लेकिन जितने अनुक्रम हैं वो श्रेणियां नहीं होते हैं। ठीक है, श्रेणी के लिए अनुक्रम को एक विशेष नियम के अंतर्गत लिखा जाना चाहिए, जबकि श्रेणी को जबकि अनुक्रम को हम लोग विशेष नियम के अंतर्गत नहीं लिखते, केवल निश्चित क्रम में लिखते हैं वहां पे। तो ये याद रखिएगा पॉइंट, ये नोट पॉइंट आपका है। फिर बात करें इसके आगे, अब हम लोगों का जो सिलेबस है वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। समांतर श्रेणी हमारे सिलेबस में है केवल, क्योंकि यहाँ पे अगर बात करें, अगर यहाँ पे अनुक्रम जो होता है वो श्रेणी बनाता है। श्रेणी जनरली आप लोग पढ़ोगे तो श्रेणी सामान्यतः हम लोग 3 प्रकार की पढ़ते हैं। एक होता है समांतर श्रेणी, एक होता है समांतर श्रेणी, फिर एक होता है गुणोत्तर श्रेणी, फिर एक होता है हरात्मक श्रेणी, फिर एक होता है हमारा हरात्मक श्रेणी। ठीक है, हम लोग 3 प्रकार की श्रेणियां पढ़ते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में केवल और केवल समांतर श्रेणी है। तो हम लोग समांतर श्रेणी के बारे में समझेंगे। समांतर श्रेणी क्या है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। अब देखते हैं इसके आगे क्या है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, इसको शॉर्टकट में हम लोग एपी भी कहते हैं। शॉर्टकट में क्या कहते हैं? एपी। क्या कह रहा है? एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची या अनुक्रम होता है जिसमें प्रत्येक पद
पहले पद के अतिरिक्त, नियम जो बनता है पहले पद को छोड़कर उसके आगे के पद देखते हैं, अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। यानी क्या है, एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। यह निश्चित संख्या एपी का क्या कहलाती है, समांतर कहलाती है। यह समांतर धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। ठीक है, तो अब देखते हैं परिभाषा के लिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से। ये लिखा है आपका एग्जाम्पल, ठीक है, तो भी चीजों को आसान करने के लिए हमने पहले ही ये चीज फिट कर दी है कि समय ज्यादा बर्बाद ना हो और बच्चों को अच्छा समझ में आए। फिर अगर बात करें यहाँ पे, आप देखिए पैटर्न को, क्या ये एपी है, एपी का मतलब समांतर श्रेणी है या नहीं। तो अब बात करें यहाँ पे, देखिए पहले कितना लिखा है 10, फिर कितना लिखा है 20, फिर कितना लिखा है 10 और 30। तो यहाँ पे आप देखिए एक निश्चित संख्या कितनी जुड़ रही है 10, फिर यहाँ पे 20 के बाद 30 कब आया, जब निश्चित संख्या कितनी जुड़ रही है 10, फिर 30 के बाद अगला नंबर कितना आएगा 40, क्योंकि तो यहाँ पे एक निश्चित संख्या ही जुड़ रही होगी क्या 10। तो क्या कहा मैंने, अनुक्रम को एक विशेष नियम के अंतर्गत अगर हम लिख दें, विशेष नियम के अंतर्गत मतलब कोई चीज जोड़ दे अगर निश्चित, कोई चीज घटा दे निश्चित, कोई चीज से गुणा कर दे निश्चित, तो वो बन जाती है श्रेणी। फिर समांतर श्रेणी हम लोग पढ़ रहे थे, समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है जिसमें पहले पद को छोड़कर प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या से निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो बात करें पहले पद को छोड़िए, फिर इसके आगे का पद देखिए 20 कब आया, जब पहले पद में हमने 10 जोड़ा, फिर 30 कब आया, जब 20 के आगे हमने 10 जोड़ा, 40 कब आया, जब 30 के आगे हमने 10 जोड़ा। तो यानी कि ये निश्चित संख्या यहाँ पे 10, यहाँ पे यही जो निश्चित संख्या 10 है, ये समांतर श्रेणी का क्या कहलाएगी, समांतर। तो उम्मीद करता हूँ चीजें आपको बेहद आसान तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, समझ में आ रही होगी। और ये क्या कहलाएगा, ये समांतर श्रेणी का प्रथम पद कहलाएगा। ये क्या कहलाता है, प्रथम पद। लेकिन ये आगे की चीजें, अभी क्या मैं केवल ये बता रहा हूँ कि अगर संख्याओं में पहले पद को छोड़कर प्रत्येक अगले पद में हम निश्चित संख्या जोड़ दें तो वो हमारे पास श्रेणी बन जाती है। फिर हमने देखा यहाँ पे कितनी संख्या जोड़ रहे, ये -2 है, यहाँ पे -2 यानी कि कोई अंतर नहीं, 0 जुड़ा है। फिर ये -2 में फिर हमने 0 जुड़ा है, फिर ये -2 में हमने कितना जोड़ा 0। तो यहाँ पे भी आप देखिए एक निश्चित संख्या 0 जुड़ रही है लगातार, तो यानी कि हमारी ये भी समांतर श्रेणी। फिर यहाँ पे बात करें 98, 98 के बाद कितना आ रहा है 96, तो यहाँ पे एक निश्चित संख्या 2 घट रही है। फिर यहाँ पे बात करें, यहाँ पे भी 2 घट रहा है। फिर यहाँ पे बात करें, यहाँ पे ये होगा 92, ठीक है, ये 92 है, तो यहाँ पे भी कितना घट रहा है 2। तो आप लोग देखिए अभी हमने क्या देखा था कि समांतर श्रेणी क्या है, संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिनमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। इस निश्चित संख्या को सर्वांतर कहते हैं एपी का, और यह सर्वांतर धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। तो यही चीज तो यहाँ पे देखिए प्रत्येक संख्या में निश्चित संख्या +10 जुड़ रही थी, यानी कि यहाँ पे +10 सर्वांतर है। यहाँ पे निश्चित संख्या जुड़ रही थी 0, इसलिए यहाँ पे सर्वांतर कैसा है, शून्य है। यहाँ पे निश्चित संख्या जुड़ रही है -2, तो यहाँ पे सर्वांतर कितना हो गया -2, यानी कि ऋणात्मक। धनात्मक है 0 है, ऋणात्मक है, जिससे आपको एग्जाम्पल से पूरी बात स्पष्ट तरीके से समझ में आए। ये यहाँ पे है। फिर इसके बाद कहते हैं समांतर श्रेणी का व्यापक पद क्या होता है। अब समझते हैं, एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद हमेशा होता है स्मॉल ए, सार्वधातुक हमने कितना लिखा है स्मॉल डी। तो समांतर श्रेणी जो हमारे पास होगी ए, अब ए में निश्चित संख्या जोड़ेंगे डी, फिर इसके आगे 2 डी जुड़ जाएंगे, फिर इसके आगे 3D, तो ये हमारे पास इस प्रकार से एक व्यापक पद आ जाएगा, यानी कि ये हमारे पास एक श्रेणी बन जाएगी। और ये क्या होगा, एक प्रथम पद होगा, दूसरा पद क्या होगा a+d, तीसरा पद क्या होगा a+2d। इसी प्रकार से चलते जाएंगे, nवां पद क्या होगा a+n-1 * d। कैसे आता है इसको भी समझ लीजिए। यहाँ पे कितने सर्वांतर जुड़े हैं 0, यहाँ पे दूसरे पद में कितने सर्वांतर जुड़े हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इस चीज को देखिए पैटर्न में, इसको कैसे आता है ये, इसको हम लिखते हैं 1 - 1d, इसमें हम लिखते हैं 2 - 1d, फिर यहाँ पे कितना आएगा a+, और यहाँ पे 2d है, 2d को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 - 1 * d। इसी प्रकार ये हमारे पास क्या आएगा, प्रथम पद a है प्लस, अगर nवां पद क्या करना है, जैसे पहला पद था तो 1 में से 1 घटाया, दूसरा पद था 2 में से 1 घटाया, तीसरा पद था तो 3 में से 1 घटाया। nवां पद हमारे पास कब आएगा, जब n में से कितना घटाओगे 1। तो ये हमारा समांतर श्रेणी का nवां पद, इसी को हम लोग nवां पद दिया, इसका श्रेणी का व्यापक पद कहते हैं, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं, समांतर श्रेणी का अंत से nवां पद, ये तो आगे का टॉपिक है। अब देखते हैं प्रश्नावली हमारे पास जो है, इसके क्वेश्चंस को देखेंगे। समांतर श्रेणी
प्रश्नावली हमारे पास आएगी करीब 5.1 के क्वेश्चन पे चलते हैं सीधे। अब ये हमारे पास लिखा है प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ दिखाई दे रहा होगा, अगर जिसको नहीं दिखाई दे रहा है कोई बात नहीं, पढ़ देता हूँ, ठीक है। आप लोग अपनी बुक देखिएगा, उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एबी है और क्यों। कह रहा है निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंधित संख्याओं की सूची एबी है और क्यों है। जैसे अगर बात करें पहली स्थिति इन्होंने लिखी है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है। तो ये हमें बताना है कि ये स्थिति एबी है और है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों है, ठीक है। तो अगर बात करें यहाँ पे तो हमारे पास क्या है, एक्सरसाइज 5.1 की बात करें तो इसमें हमारे पास जो पहला प्रश्न है, इसमें कह रहा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया, जबकि प्रत्येक किलोमीटर के लिए जो किराया है 15 रुपए है। यानी कि हमें जो दिया है, क्या दिया है, हमें स्थिति की जांच करनी है क्या ये स्थिति एबी है या नहीं। एबी का मतलब समांतर श्रेणी है या नहीं। तो प्रथम किलोमीटर का अगर किराया बात करें तो प्रथम किलोमीटर का किराया अगर बात करें तो प्रथम किलोमीटर का किराया जो हमारे पास कितना है 15 रुपए, ठीक है। फिर अगर बात करें दूसरे किलोमीटर का किराया जो है, दूसरे किलोमीटर का जो किराया है वो कितना है, प्रथम किलोमीटर के बाद हमारे पास जो दूसरे का आएगा, इसमें कह रहा है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए जो किराया है वो 8 है। पहले का 15 है तो दूसरे का 8 और जोड़ देंगे तो 15 और 8 कितने हो जाएगा 30 रुपए। फिर बात करें अगर तीसरे किलोमीटर के किराए की, तो तीसरे किलोमीटर का जो किराया होगा वो किराया बच्चों क्या होगा 23, तो 2 किलोमीटर का है, तीसरे के लिए 8 और जोड़ देंगे, ये कितना हो जाए 31 रुपए। फिर अगर बात करें चौथे किलोमीटर का किराया, तो चौथे किलोमीटर का किराया हम देखते हैं 31 में 8 और जोड़ देंगे, ये कितना हो जाएगा 39। इस प्रकार आप लोग ज्ञात करेंगे, कहाँ तक ले जाएंगे भाई, हमें तो केवल जांच करना है कि ये स्थिति जो है एबी है या नहीं। तो एबी के लिए कम से कम 4 पद हमें निकालना जरूरी है, जिससे हम पता कर सके क्या ये क्रम जो है एबी का बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। तो हम बात करें इस प्रकार प्राप्त संख्याओं की श्रेणी निम्न है, संख्याओं की श्रेणी निम्न है, ठीक है। इस प्रकार प्राप्त संख्याओं की श्रेणी निम्न है। अगर बात करें कैसी है, पहले 15 है, फिर इसके बाद 23 है, फिर इसके बाद 31 है, फिर इसके बाद 39 है, और ये डॉट डॉट डॉट। ये क्या होता है, प्रथम पद अभी मैंने बताया, श्रेणी का जो श्रेणी में जितने भी पद हैं वो श्रेणी में जितने भी अनुक्रम यहाँ पे जितने भी पद हैं ये श्रेणी के क्या कहलाते हैं पद। ये होता है पहला पद, यानी कि ये 15 हो गया, दूसरा पद हमारे पास हो गया 23, तीसरा पद हमारे पास कितना हो गया 31, और चौथा पद हमारे पास कितना हो गया 39। अब देखते हैं क्या इनके बीच में जो है एक निश्चित अंतर है संख्याओं का या नहीं। अगर निश्चित अंतर है तो ये स्थिति एबी है, निश्चित अंतर नहीं है तो ये स्थिति एबी नहीं है। एबी का मतलब समांतर श्रेणी। अगर हमें जांच करनी है कि निम्न स्थिति समांतर श्रेणी है या नहीं, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं पैटर्न का मतलब सबसे पहले हम निकालेंगे a2 माइनस a1। a2 कितना है 23 माइनस 15, कितने का आता है 8 का। फिर हम निकालेंगे a3 माइनस a2, a3 कितना है 31 माइनस 23, यहाँ पे भी आंसर कितने का 8 का। फिर a4 माइनस a3 निकालेंगे 39 माइनस 31, फिर हमने देखा अंतर कितना है 8 का। तो यहाँ प्रत्येक संख्याओं के बीच, यानी कि प्रत्येक संख्याओं के बीच का अंतर, प्रत्येक दो संख्याओं के बीच का अंतर जो है, प्रत्येक दो संख्याओं के बीच का अंतर समान है। संख्याओं के जो बीच का अंतर है, बीच का अंतर वो कैसा है बच्चों, समान है, अंतर समान है। अतः दी गई स्थिति एबी है। अतः दी गई स्थिति जो हमारी है वो क्या है एबी है, स्थिति एबी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले क्या है, हमें जो भी स्थिति है उसके हिसाब से कम 4 पद हमें निकालना है। फिर हमें ये देखना है कि श्रेणी किस प्रकार की है। श्रेणी के 1 2 3 4 पद मतलब प्रत्येक संख्या जो होगी उसको बारी बारी से पहला दूसरा तीसरा चौथा नाम दे देंगे, a1 a2 a3 a4।
फिर हम देखेंगे प्रत्येक पद के बीच का अंतर, कम से कम 3 पदों के बीच का अंतर हम लोग देख लेते हैं। अगर अंतर समान आ रहा है तो संख्याओं का अंतर समान है। फिर मैंने क्या कहा, समांतर श्रेणी क्या होती है, समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है जिसमें पहले पद के आगे वाले जो पद होते हैं एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होते हैं। इस निश्चित संख्या को हम कहते हैं सर्वांतर। तो यहाँ पे बात करें, ये निश्चित संख्या कितनी आ रही है, 8। अगर निश्चित संख्या हमारी कुछ ना कुछ आ रही है हर जगह समान, तो ये समांतर श्रेणी है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। बात करें इसके दूसरे क्वेश्चन पे, तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है ये समझ लीजिएगा। इसमें कहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार में शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो हमें ये स्थिति बतानी है कि ये एपी में है या नहीं है। तो काफी नॉर्मल सा अगर बात करें क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो अब देखिए एक सिलेंडर, देखिए सिलेंडर यहाँ पे बना देते हैं। मान लीजिए ये आपके पास एक सिलेंडर है, ठीक है, ये आपके पास सिलेंडर है। तो अब मान लीजिए इस सिलेंडर में जो वायु है वो कितनी है, V है। तो हमने पहले का जो दूसरा पार्ट है हमने मान लिया, माना प्रारंभ में जो हमारे पास क्या है, प्रारंभ में बेलन में उपस्थित हवा का आयतन जो है, माना बेलन में उपस्थित हवा का आयतन इस समय जो है प्रारंभ में बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा या आयतन उपस्थित, माना बेलन में उपस्थित हवा का जो आयतन है वो इस समय हमने कितना मान लिया, V। हवा का आयतन हमारे पास कितना है, V। ठीक है, अब क्या कह रहा है, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार में शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। अब पहली बार जो हवा है वो है V। अब क्या करेंगे, प्रथम बार में अगर बात करें, प्रथम बार में निकली हवा, प्रथम बार में जो निकली हवा है वो कितनी हो जाएगी, कितनी निकलेगी, निकली हवा या वायु, ठीक है, निकली हवा कितनी, पहले जो भी आयतन था उसका 1/4 भाग निकल जाएगी, यानी कि गुणा 1/4। अगर बात करें तो V एकम V और बटे में कितना हो जाएगा, 4। तो हमारे पास शेष हवा कितनी बचेगी, शेष हवा जो हमारे पास बचेगी पहले से V, फिर माइनस कितना हो गया, V/4। अगर बात करें 4, अब इसको हल करते हैं, ये हो जाएगा 4V और माइनस का V एकम V बटे में कितना हो गया, 4, ये हो जाएगा 3V बटे में 4। ठीक है, प्रथम बार में निकली हवा हमारे पास V/4 है, शेष हवा कितनी हो गई, 3/4। अब दूसरी बार में कितनी हवा निकलेगी, दूसरी बार में निकली हवा, दूसरी बार में जो हमारे पास निकली हवा है वो कितनी है, निकली हवा। तो प्यारे बच्चों अगर बात करें यहाँ पे दूसरी बार में कितनी निकल जाएगी, तो अभी हमारे पास जो शेष हवा है वो बची है एक सिलेंडर में 3V/4, और जो पंप जो है वो कितनी निकाल देता है, 1/4। तो अभी इतनी हवा है 3V/4, अब इसकी 1/4 और निकल जाएगी, यानी कि 3V एकम 3V/4 तो हो जाएगा 16। तो शेष हवा कितनी बचेगी, दूसरी बार निकलने के बाद शेष हवा हमारे पास होगी, ये बचेगी, पहले थी अभी 3V/4, अब माइनस हो गया 3V/16। तो अगर यहाँ पे बात करें 16 या 48 माइनस 4 या 12V और बटे 16 चौको कितना हो जाएगा, 64। 48 में से 12 जाएगा, ये हो जाएगा 36V/64। अब काट लेते हैं, ये काट लीजिए आप, 4 से काट लीजिए, 4 एकम 4, 4 छन 24, ये हो जाएगा 4 में 36, ये हो गया 9V/16। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 9V/16, 9V बटे कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, कम से कम 3 पद हमने ज्ञात कर दिए। इस प्रकार प्राप्त संख्याओं की श्रेणी निम्न है, संख्याओं की श्रेणी निम्न है या सूची, ठीक है, श्रेणी निम्न है। अब हम देखते हैं कि ये श्रेणी एपी में है, मतलब समांतर श्रेणी है या नहीं। तो आप लोग देखिए क्या है, पहला पद हमारे पास डी था, पहले आएगा, एक बार पंप ने हवा निकाल दी तो कितनी हवा शेष रह गई थी, 3V/4। फिर दूसरी बार में जब पंप ने हवा निकाल दी तब शेष हवा कितनी बची थी, उसका आया था 9V/16 और डॉट 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 इस प्रकार से चलता रहेगा। बात करें ये A1 हमारे पास कितना है, B, A2 हमारे पास कितना है, 3V/4,
अगर बात करें A3 हमारे पास कितना है, ये है हमारे पास 9/16। अब यहाँ पे देखते हैं प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर अगर समान है तो ये हमारे पास स्थिति AP थी, और नहीं समान है तो ये स्थिति AP नहीं है। तो अब इसके आगे की चर्चा कर लेते हैं प्यारे बच्चों। तो अब इसको समझते हैं। तो अब देखते हैं प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर, देखते हैं समान है या नहीं। सबसे पहले हम निकालेंगे A2 माइनस A1। A2 हमारे पास कितना है 3B/4 और माइनस A1 हमारे पास कितना है B, ठीक है। और इसके बटे में कुछ नहीं, एक गुणा करते हैं, ये हो गया 3B माइनस 4B बटे में कितना हो गया 4, 3 में से 4 गया माइनस का B/4, ठीक है। फिर हम निकालते हैं A3 माइनस A2। A3 माइनस A2 कितना हो जाएगा, A3 हमारे पास है 9B/16 और माइनस का A2 कितना है, A2 हमारे पास है 3B/4, ठीक है। इसको हल करते हैं, ये हो जाएगा 4 में 36B और माइनस 16 किया 48B और बटे में कितना हो जाएगा 16 चौको 64। यहाँ पे बचा माइनस का 12B/64। अब काट लीजिए, 4 से 4 किया 12, 16 चौको 64, ये हो गया माइनस का 3B/16। अब आप देखिए यहाँ पे जो अंतर है वो कितना है माइनस का B/4। यहाँ पे जो संख्याओं का अंतर है A3 माइनस A2, ये कितना माइनस 3B/4। तो यहाँ प्रत्येक दो संख्याओं के बीच का अंतर समान नहीं है। यहाँ प्रत्येक दो संख्याओं के बीच का अंतर, प्रत्येक दो संख्याओं के बीच का जो अंतर है, संख्याओं के बीच का अंतर समान नहीं है। अंतर जो है वो समान नहीं है, इसलिए यह स्थिति AP नहीं है। यह जो स्थिति है वो AP नहीं है, यह स्थिति AP नहीं है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। किसी बच्चे में कोई भी डाउट है यहाँ से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको बाद में भी समझा दूंगा, ठीक है। तो क्या था हमारे पास कॉन्सेप्ट, जो भी हमारे पास कॉन्सेप्ट था आप लोग बुक का सवाल देख लीजिए। एक्सरसाइज आपके पास एक्सरसाइज जो चल रही है 5.2, जिसमें हम लोग प्रश्न संख्या 1 की दूसरी स्थिति के बारे में वर्णन कर रहे थे। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार में शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, तो आपको बताना था कि ये स्थिति AP है या नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने मान लिया ये जो बेलन है इसमें पहले कितनी वायु है B, तो प्रत्येक बार में आपका जो पंप है जितनी हवा है उसका 1/4 भाग निकाल देता है। तो हमने मान लिया पहली बार यानी कि प्रथम बार में निकली हवा कितनी, B पहले आया था 1/4 और निकल गया यानी कि B/4 निकल गया। तो अब कितनी हवा बची होगी, तो B में से हमने B/4 घटा दिया था, हल किया 3B/4 आ गया। फिर हमने देखा दूसरी बार में निकली हवा, तो दूसरी बार में अभी इतनी थी हमारे पास 3B/4, इसका 1/4 और निकाला, 3B/4 तो 16 हो गया। अब शेष हवा कितनी बची, 3B/4 पहले थी, इतनी निकल गई 3B/16, इसको हल किया कितना आया 9B/16। तो इस प्रकार प्राप्त संख्याओं की श्रेणी निम्न है, हमने ये श्रेणी निकाल ली, ठीक है। फिर हमने प्रत्येक दो पदों के बीच अंतर निकालना है, क्योंकि श्रेणी की जांच जब होगी जब प्रत्येक दो पदों के बीच का जो सर्वांतर है वो समान होना चाहिए। तो हमने सर्वांतर निकाला, हमें लगा कि यहाँ पे सर्वांतर बराबर नहीं है, इसलिए ये AP नहीं है। उम्मीद करता हूँ नॉर्मल से क्वेश्चन है, आपको समझ में आ रहे होंगे। तो अब चलते हैं इसके आगे, स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ पर लेक्चर आराम से समझ में आ गया होगा। अब बात करें पहले के तीसरे पार्ट की, तो पहले का तीसरा पार्ट है, एक बार मैं पढ़ देता हूँ अच्छी तरह से। क्या कह रहा है इसमें, देखिए भले आपको धुंधला दिखाई दे रहा है लेकिन मेरे शब्दों को सुनिए। कह रहा प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई के लिए 50 बढ़ती है, यानी कि जो लागत है वो 50 मीटर लगातार बढ़ रही है। फिर मैंने क्या कहा, जो भी पहला पद है उसमें अगर कोई भी लगातार चीज बढ़ रही है समान क्रम में, तो वो समझ लो स्थिति AP है। तो इसमें भी कुछ है ही नहीं, ये तो AP का सवाल है, ये स्थिति आपकी बनेगी AP। तो अब जरा ध्यान से देखिए कैसे हम लोग लिखेंगे, यानी कि आपको जो दिया है प्रथम मीटर खुदाई की लागत, आपका जो दिया है यानी कि प्रथम मीटर खुदाई की लागत, यानी कि प्रथम
मीटर की खुदाई की लागत, खुदाई की लागत, कितना मीटर की खुदाई की लागत जो है वो कितने हमारे पास है 150 रुपए। ठीक है, फिर दूसरे मीटर खुदाई की लागत, दूसरे मीटर की खुदाई की लागत जो है हमारे पास वो कितना है, पहले 150 था इसमें 50 बढ़ गई, तो अब हमारे पास कितना हो गया 200 मीटर। फिर हमारे पास अगर बात करें तीसरे मीटर की खुदाई की लागत कितनी है, तीसरे मीटर की खुदाई की लागत जो है वो 2 मीटर पर थी, 50 और आगे बढ़ गई, तो हो गया 250 मीटर। ठीक है, फिर ज्यादा करके चौथा और निकाल लीजिए, अगर हमें लग रहा है कि चौथा सही है तो निकाल लीजिए, तो 250 प्लस 50 और कर लीजिए, यानी कि ये कितना हो गया 300 मीटर। इस प्रकार वो यार सॉरी 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 ये मीटर नहीं आएगा, ये रुपए है, इतने इतने रुपए लागत आ रही है। ठीक है, तो बात करें ये 200 रुपये था, यहाँ पे भी 200 रुपये 250 रुपये, ये कितना था हमारे पास 300 रुपये। इस प्रकार का तो संख्याओं की सूची इस प्रकार प्राप्त संख्याओं की श्रेणी निम्न है, संख्याओं की श्रेणी निम्न है, निम्न है। ठीक है, इस प्रकार प्राप्त संख्याओं की श्रेणी निम्न है। बात करें पहले हमारे पास 150 है, फिर हमारे पास 200 है, फिर बात करें 250 है, फिर हमारे पास 300 है, और ये डॉट 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 चलता जाएगा। यहाँ पे प्रथम पद है ये 150 है, बात करें दूसरा पद जो है वो 200 है, बात करें तीसरा पद जो है वो है 250, बात करें चौथा पद जो है वो है हमारे पास 300। ठीक है, फिर इसके आगे बात करते हैं, अंतर देखते हैं, तो पहले a2 माइनस a1 निकालेंगे, ये आएगा 200 माइनस 150 बराबर हमारे पास आएगा 50। फिर बात करें a3 माइनस a2, a3 का मतलब 250 माइनस 200, फिर हमारे पास कितना आएगा, फिर आएगा 50। फिर बात करें a4 माइनस a3, a4 हमारे पास कितना है 300 माइनस 250, ये भी हमारे पास क्या है 50 है। यहाँ प्रत्येक दो संख्याओं के बीच का अंतर समान है, इसलिए यह स्थिति क्या है एक ही है, अर्थात यह स्थिति एक ही है। ठीक है, पूरी लैंग्वेज आप लोग अपने आप से लिख दीजिएगा, ये स्थिति क्या है एक ही है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रही होगी चीजें, स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले सकते हैं। अगर किसी बच्चे में कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करें, डाउट से रिलेटेड कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अब चलते हैं इसके आगे हमारे पास क्या है, बात करें इसके आगे अंतिम जो है पहले का पार्ट 4, पहला खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। हमसे कह रहा है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जो है जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, तो हमें बताना है क्या ये स्थिति ऐसी है या नहीं। तो अगर बात करें यहाँ पे तो इसका मतलब क्या है, यानी कि 10,000 रुपए का मूलधन है और 10,000 रुपए का मूलधन जो है 8% की दर से हमारे पास बैंक में जमा किया जाता है। फिर हमें जो ब्याज प्राप्त होगा, अब हमें ये बताना है कि ये चक्रवृद्धि जो ब्याज है जिस क्रम से बढ़ रहा है तो ये क्या समांतर श्रेणी के क्रम से बढ़ रहा है या नहीं, तो यही हमें जांच करनी है। तो हमारे पास जो मूलधन दिया है, बात करें पहले का पार्ट नंबर 4, जो मूलधन हमारे पास है, मूलधन क्या होता है P, ये कितना होता है 10,000 हमारे पास दे रखा है, दर होती है आपके पास 8, कितने परसेंट है 8%। ठीक है, अब देखिए एक वर्ष के बाद जो मिश्र धन है, एक वर्ष के बाद मिश्र धन, ठीक है, मिश्र धन को आपका जो ब्याज और मूलधन में जो ब्याज जुड़ के आता है उसको कहते हैं मिश्र धन। क्या होगा मिश्र धन, आपने पिछली कक्षा में फार्मूला पढ़ा होगा, a बराबर p 1 प्लस r बटे 100 की पावर n। ठीक है, लेकिन n का मान यहाँ पे कितना है, एक वर्ष के बाद तो n की जगह पे a कराएंगे, पहला मिश्र धन है तो ये a बंद हो जाएगा, t की जगह पे कितना आएगा 10,000 और 1 प्लस r की जगह पे कितना 8 बटे में कितना आएगा 100।
ठीक, इसको थोड़ा हल करेंगे। ये हो गया 10,000 गुणा 100 एकम 100 प्लस 8 108 घटे में कितना आएगा 100। 2 जीरो से आप 2 जीरो काटेंगे 100 की गुणा 108 से करेंगे ये आएगा 10,800 रुपये। ठीक है, ये 1 वर्ष के बाद तो हमारे पास मिश्र धन है वो 10,800 हो गया। कहने का मतलब ये था हमने बैंक में 10,000 जमा किए 8% की दर से 10,800 रुपये हमें 1 वर्ष के बाद मिश्र धन मिला। फिर बात करें दूसरे वर्ष के बाद मिश्र धन, दूसरे वर्ष के बाद जो आपका मिश्र धन है के बाद मिश्र धन भाई श्रेणी जांच करने के लिए कम से कम 3 पद होने चाहिए। तो ये A2 बराबर हो जाएगा P का मतलब 10,000 1 प्लस R का मतलब 8 बटे में कितना है 100 की पावर n का मतलब कितना है, अब 2 वर्ष बाद है तो यहाँ पे आ जाएगा पावर में 2। फिर अगर बात करें इसके आगे की, इसको थोड़ा एडजस्ट करके इधर लीजिए तो ये हमारे पास है 10,000 गुणा ये हो जाएगा 100 एकम 100 प्लस 8 108 बटे 100 की पावर हो जाएगी 2। ठीक है, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, A2 बराबर हमारे पास कितना है, ये है 10,000 और गुणा 108 बटे 100 गुणा 108 बटे 100। भाई इसको 2 बार लिखना है तो अब ये देखिए 2 जीरो टोटल 4 जीरो कैंसिल। अब 108 गुणा 108 आपकी जो गुणा आती है इसको मैं जरा लिख देता हूँ कैलकुलेट करके क्योंकि समय ना लगे। 11,664 ये आएगी 11,664, इसका मतलब 11,664। फिर 2 वर्ष के बाद आ गया। अब एक और निकाल लीजिए तीसरे वर्ष के बाद जो आपका मिश्र धन है, तीसरे वर्ष के बाद जो मिश्र धन है के बाद मिश्र धन क्या होगा, इसको भी निकाल लेते हैं। ये A3 बराबर हो जाएगा P 1 प्लस R बटे 100 की पावर n का मतलब 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा P का मतलब 10,000 क्योंकि मूलधन 10 ही रहेगा प्लस 1 प्लस 8 बटे कितना हो जाएगा 100 और की पावर कितनी हो जाएगी 3। ये हमारे पास आएगा 10,000 गुणा 100 प्लस 8 108 बटे 100 की होल पावर कितनी हो जाएगी 3। अगर यहाँ पे बात करें इसको हमें लिखना है P बार तो 10,000 गुणा 108 बटे 100 फिर गुणा 108 बटे 100 फिर गुणा 108 बटे 100। इसको हम 3 बार लिखेंगे। ये 2 जीरो 4 जीरो कैंसिल 108 जब आप 3 बार इसकी गुणा करते हैं तो ये आएगा 12,59,712 बटे में कितना करना है 100। जब भाग करोगे तो दशमलव 2 अंक के बाद आएगा यानी कि आ जाएगा 12,59,712 यानी कि 12,597 रुपए और 12 पैसे। ठीक है, पॉइंट के बाद जो भी होगा वो पैसे। तो इस प्रकार का संख्याओं की श्रेणी निम्न है। जो श्रेणी है वो निम्न है। नोट करते हैं कैसी है। पहले अगर बात करें, पहले हमारे पास था 10,800, फिर हमारे पास कितना था 11,664, फिर हमारे पास कितना है 12,597.12 डॉट 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 डॉट। इस प्रकार हमारा जो है ये चलता जाएगा। फिर बात करें इसके आगे की, अब अंतर देखते हैं। पहले A2 माइनस A1 चेक करेंगे। A2 का मतलब 11,664 माइनस 10,800, इसमें से घटाएंगे ये आएगा 4 और यहाँ पे आएगा 6, फिर यहाँ पे हो जाएगा 16 में से 8 जाएंगे 8, ये आ गया 864 रुपये। ठीक है, ये आएगा 864 रुपये मतलब ये सही लिखेगा, यहाँ पे आ गया 864। अब देखते हैं अगले पद में भी अंतर। अगर 864 है तो ये समांतर श्रेणी है, नहीं है तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो 12,597.12 में से हम लोग 11,664 जब घटाएंगे तो बराबर में कितना आएगा, इधर घटा के दिखा देते हैं 12,597.12। ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट तो यहाँ पे है 11,664, आगे दशमलव 0 लगा दीजिए, ये आएगा 2 1 दशमलव 7 में से 4 गया 3, 9 में से 6 गया 3 और यहाँ पे 15 में से 6 जाएगा, ये आएगा 9, यहाँ पे आ गया 933.12। तो यहाँ क्या प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर समान नहीं है, इसलिए ये अंतर जो है 80 नहीं है, या ये दी गई स्थिति जो है वो 80 नहीं है।
क्योंकि यहाँ प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर समान नहीं है। यहाँ प्रत्येक दो पदों के बीच का जो अंतर है, बीच का अंतर समान नहीं है, अतः यह एक ही नहीं है, अतः यह स्थिति जो है वो एक ही नहीं है, स्थिति एक ही नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि बच्चों समझ में आ गया नहीं, ठीक है। अब चलते हैं इसके आगे, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए इसका, फिर इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी चीजें। अब चलते हैं इसके आगे का क्या कॉन्सेप्ट है समझिएगा। ये ठीक है। इसके आगे जो हमारे पास क्वेश्चन है इसको समझते हैं। इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में दी हुई एपी के प्रथम चार पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और साधारणतः डी है। बड़ा अच्छा सवाल है, सरल है। जैसे दूसरे का अगर पहला पार्ट देखें तो प्रथम पद हमारे पास ए देता है, प्रथम पद को हम लोग कहते हैं ए। तो हमारे पास जो दिया गया है इसमें दूसरे का पहला प्रथम पद जो हमारे पास होता है वो है ए 10, डी हमारे पास कितना है फिर 10। आपसे पूछा है तो प्रथम चार पद लिखिए, तो प्रथम चार पद नॉर्मल सा है। अगर बात करें पहला पद, ठीक है, पहला पद या प्रथम पद, तो प्रथम पद हमारे पास होता है ए, दूसरा जो पद होता है वो हमारे पास होता है ए प्लस डी, पीछे भी मैंने बताया था। तीसरा पद जो होता है दूसरा पद होता है ए प्लस डी, तीसरा जो पद होता है वो ए में कितने समांतर होते हैं ए प्लस 2b। चौथा जो पद होता है, चौथा पद क्या होता है बच्चों, चौथा पद हमारे पास होता है ए प्लस 3d, ठीक है। मान लेते हैं ए का मतलब कितना है 10, यहाँ पे कितना आएगा 10 प्लस 10 ये हो जाएगा 20, फिर यहाँ पे कितना आएगा 10 प्लस 2 गुणा 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 और 10 दूनी 20, 20 और 10 हो जाएगा 30, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 प्लस 3 गुणा 10, 10 3 30 और 10 40, ठीक है। बाद में लिख दीजिए अतः एपी के प्रथम चार पद, एपी के जो प्रथम चार पद हैं, प्रथम चार पद बराबर हमारे पास कितना होगा 10 20 30 और 40, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा मेरे बच्चों। स्क्रीनशॉट लेते रहिए और फटाफट से आंसर कॉन्सेप्ट आपको पूछते रहिए कमेंट के माध्यम से। बात करें इसके आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है a बराबर -2 b बराबर 0, तो ये भी नॉर्मल सा है, a की जगह -2 b की जगह 0, यहाँ केवल हमें चेंज करना है। अब चलते हैं इसके आगे, ये हमारे पास ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखिए a की जगह पे -2 और b की जगह पे 0, तो मान लीजिए ये आएगा प्रथम पद -2, फिर -2 प्लस 0 ये हो जाएगा -2, फिर आप देखिए -2 प्लस 2 गुणा 0, 2 की 0 से गुणा करोगे 0 हो जाएगा, तो ये -2 प्लस 0 -2 आएगा। जो चौथा पद है -2 प्लस 3 गुणा 0 यानी कि -2 प्लस 0 ये आएगा हमारे पास -2। अतः एपी के प्रथम चार पद यानी कि -2 -2 उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से अगर आगे चलें मेरे बच्चों, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे उम्मीद करता हूँ, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसके आगे देखते हैं तीसरा इसका पार्ट क्या है, ये तो हमने यहाँ पर कर लिए 2 पार्ट कंप्लीट। अब इसके बाद चलते हैं इसी के तीसरे पार्ट पे, पार्ट संख्या इसमें लिखा है 3, क्या है a का मान 4 है, b का मान कितना है -3, तो प्रथम चार पर लिखिए, a का मतलब 4, a प्लस b मतलब 4 प्लस -3, ये हो जाएगा 4 -3, ये बचा 1, फिर आएगा 4 प्लस 2 गुणा -3, ये हो जाएगा 4 और माइनस का 3 6, 4 में 6 जाएगा -2, फिर आएगा a का मतलब 4 प्लस 3 गुणा -3, ये आ जाएगा 4 और माइनस का 3 किया 9, 4 में से 9 जाएगा -5, तो प्रथम चार पर कितना है 4 1 -2 -5, ये इसका क्या हो जाएगा हल हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन आपको बड़े ही लॉजिकली और सिंपल मेथड से समझ में आ रहे होंगे। अब बात करें इसके आगे की, बच्चों अगर जहाँ पे समझ में आए आप लोग कमेंट करिएगा। मैं ये सोचता हूँ एक लेक्चर में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। बात करें इसके चौथे खंड की, तो a का मान -1 है, b का मान आपका है 1/2। बात करें चार पद की, तो पहला पद a -1,
तो a प्लस b माइनस 1 प्लस 1 बटा 2 ये हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है, बटे में 1 माइनस का 2 एकम 2 प्लस का 1 एकम 1 बटे 1 ये हो जाएगा माइनस 1 बटा 2। फिर अगर बात करें इसकी तो यहाँ पे a की जगह माइनस 1 प्लस 2 गुणा d की जगह पे 1 बटा 2 तो 2 से 2 कैंसिल, ये आएगा माइनस 1 प्लस 1 ये कट जाएगा, कितना आएगा 0। फिर बात करें तीसरे पद की, a की जगह माइनस 1 प्लस 3 गुणा d की जगह 1 बटा 2 ये आएगा माइनस 1 प्लस 3 एकम 3 बटा 2 इसके बटे में कुछ नहीं 1 माइनस का 2 प्लस का 3 और बटे में आएगा 2 ये आ गया 1 बटा 2। तो अब आप समझिए a b के चार पद, पहला माइनस 1 दूसरा माइनस 1 बटा 2 तीसरा 0 और चौथा 1 बटा 2। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का 4 भाग संख्या 4 भी समझ में आया होगा। अब चलते हैं भाग संख्या 5 पे। तो क्या है भाग संख्या हमारा 5, इसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। भाग संख्या हमारे पास हो गई 5 है। इसमें क्या है, a की जगह पे हमारे पास कितना है माइनस 1.25, b की जगह पे माइनस 0.25। बात करें a का मतलब माइनस 1.25, a प्लस b यानी कि माइनस 1.25 प्लस g की जगह पे माइनस का 0.25 ये आएगा माइनस 1.25 और माइनस का 0.25। 1.25 में से 0.25 जोड़ोगे तो आएगा हमारा माइनस का 1.50, ठीक है। फिर इसके बाद a प्लस 2b, a का मतलब माइनस 1.25 प्लस 2 गुणा d का मतलब माइनस 0.25 ये होगा माइनस 1.25 और ये हो जाएगा 25 दूनी 50 माइनस का 0.50। 1.25 में से 0.50 अगर और जोड़ देंगे माइनस का तो माइनस का 1.75 हो जाएगा, ठीक है। फिर a प्लस 3d, a का मतलब माइनस 1.25 प्लस 3 गुणा माइनस 0.25 ये आएगा हमारे पास माइनस 1.25 और माइनस 25 या 75 0.75 तो माइनस 1.25 में माइनस 0.25 तो वो 0.75 और ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 2.00 यानी कि अगर बात करें प्रथम चार पद तो पहला माइनस 1.25 दूसरा माइनस 1.50 फिर तीसरा माइनस 1.75 फिर चौथा माइनस का 2.00, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएंगे एपी के चार पद। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 तक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके आगे हम लोग प्रश्न संख्या 3 और 4 अगले लेक्चर में सीखेंगे क्योंकि लेक्चर काफी बड़ा हो चुका है। तब तक के लिए जय हिंद प्यारे बच्चों, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अब मिलते हैं इसके आगे के लेक्चर में।